गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी टॉपिक है। आज आपकी बुक के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है उसे हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें चैप्टर फर्स्ट ही है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो लेसन का जो आपका नंबर है पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट लेसन है, लेकिन यदि आपकी बुक के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो नंबर है वो आपको अलग मिलेगा। लेकिन आप पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से देखें इसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, ये आपका टॉपिक है। तो देखें सबसे पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के बारे में आप बहुत सी बातें आपने पिछली क्लासों के अंदर भी पढ़ी होंगी। पिछली क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा कि भारत का जो संविधान है वह पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसी के साथ साथ इस संविधान की कुछ विशेष खास बातें भी है, कुछ विशेष बातें भी हैं। और कुछ विशेष बातें क्या हैं, जैसे सबसे बड़ी बात कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने के साथ साथ सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जैसा कि आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा कि इस संविधान की खास बात यह है कि जो ये संविधान था, जिस समय इसका निर्माण किया गया और जब ये बनकर के तैयार हुआ तो वो तारीख जो है, यानी कि जब इसे स्वीकृत किया गया था, यहाँ दो बातें आती है अलग, दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखना है। स्वीकृत अलग दिनांक को किया गया था, अलग तारीख को किया गया था, और इसे अपनाया या लागू अलग तारीख को किया गया था। तो स्वीकृत तो किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ये बात ध्यान रखना है। यानी कि संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा जो संविधान को स्वीकार किया गया था वो इस डेट को करा गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ये 26 नवंबर 1949 का जो दिन है वो भारतीय इतिहास में या भारतीय संविधान के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। तो ये बात अब भी हमें याद रखनी है कि जो 26 नवंबर है इस दिन संविधान का निर्माण पूरा हो गया था और इसे स्वीकृत किया गया था। तो इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और जहां बात करें इसके लागू होने की, तो यह जो हमारे देश का संविधान था वह पूरे देश के अंदर लागू हुआ था, कुछ विशेष क्षेत्रों को छोड़ करके लागू हुआ था। कौन सी तारीख को? 26 जनवरी 1950 को। अब जब हमारे देश के अंदर इस संविधान को स्वीकृत किया गया, अपनाया गया, तो उस समय जो हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद थे, अनुसूचियां थी, भाग थे, उनकी संख्या अलग थी। लेकिन वर्तमान में देखी जाए तो इनकी संख्या अलग देखने को मिलेगी। तो जो पहले हमारा संविधान निर्माण तैयार हुआ था, निर्माण हो गया था, तो उसमें 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी, शेड्यूल्स थी, और 12 भाग थे, पार्ट थे इसके। लेकिन 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन आज वर्तमान में जो ये संख्या है वो परिवर्तित हो गई है। 465 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं और भाग वही 22 के 22 हैं। तो ये बात हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखने लायक है। दूसरी बात, अब यदि हम बात करें तो ये जो हमारा भारत देश का संविधान था, विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने के कारण इसका निर्माण करने में भी काफी समय लगा। अब वो कितना समय था, कितने समय में इसका निर्माण हुआ? तो वो समय था 2 years 11 months and 18 days। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसका निर्माण होने में पूरे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था हमारे देश का संविधान निर्माण होने में। अब ऐसा क्यों, इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि भारत देश का जो संविधान है उसने पूरे दुनिया की उस समय मौजूद जितने भी देशों में संविधान थे सबका अध्ययन किया। यानी कि संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को पूरे विश्व में भेजा और साथ में अलग अलग देशों की अलग अलग विशेषताओं के, यानी कि अलग अलग देशों के अलग अलग संविधान की अलग अलग विशेषताओं को चुन चुन करके भारत के अंदर शामिल किया, भारतीय संविधान में शामिल किया और उनको भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अंग बनाया। इसी वजह से इतना गहन अध्ययन किए जाने के कारण जो ये भारतीय संविधान था उसका निर्माण होने में इतना अधिक समय लगा। अब भारतीय संविधान की
सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि ये बड़ा कठोर और लचीला दोनों ही विशेषताओं से युक्त संविधान है। अब ये देखें कि जो हमारे देश का संविधान है उससे ही रिलेटेड कुछ बातें। पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल उठता है वो क्या है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, यानी कि इसका निर्माण किसने किया था। तो भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं वो हैं श्री B.R. अम्बेडकर, कि भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो भारतीय संविधान के निर्माता कहलाते हैं। यानी कि उस समय के सबसे बड़े विधिवेत्ता, सबसे बड़े कानूनी जानकार जो व्यक्ति थे देश के, वो थे B.R. अम्बेडकर। तो उनको ही इस संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष चुना गया और उनके द्वारा ही अनेक देशों के संविधानों से अलग अलग महत्वपूर्ण बातों को इकट्ठा करके, एकत्र करके भारतीय संविधान के अंदर उन्होंने अलग अलग विशेष चीजों को समावेश किया, जोड़ा। फिर उसके बाद हमारे देश के जो संविधान था वह बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, तो स्वीकृत कर लिया गया था। लेकिन ये तो स्वीकृत करने की तिथि थी, लागू करने की बात करें पूरे देश के अंदर तो इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब आपको याद होगा कि जब हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया तो हमारा देश उस दिन से एक गणतंत्र बन गया, यानी कि हमारा देश एक गणराज्य बन गया, गणतांत्रिक देश बन गया। अब कम इनटू फोर्स, यानी कि कब से लागू हुआ, कब से अस्तित्व में आया, कब से इसका प्रभाव शुरू हुआ, तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 से। अब इस भारतीय संविधान के अंदर 6 फंडामेंटल राइट, यानी कि 6 मौलिक अधिकार समाविष्ट किए गए थे, लेकिन ये वर्तमान समय की संख्या बताई गई है। उस समय जब हमारे देश का संविधान बना था तो उस समय 7 महत्वपूर्ण संविधान के भीतर 7 महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। तो वो 7वां जो संविधान मौलिक अधिकार था संविधान में, वह कौन सा था, वह था संपत्ति का अधिकार। लेकिन उसको 44वें संविधान संशोधन के हिसाब से के अनुसार परिवर्तित कर दिया गया, बदल दिया गया और ये कहा गया उस समय कि ये जो संपत्ति का अधिकार है ये एक कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। तो इसलिए इस अधिकार को उस समय संविधान से हटा दिया गया। तो इसलिए वर्तमान में सिर्फ 6 ही मौलिक अधिकार हैं, जिनके बारे में आपने पिछले कक्षाओं में भी अध्ययन किया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक उपचारों का अधिकार, इस प्रकार से। तो देखें आगे, हमारे देश के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था वर्तमान समय में प्रचलित है वह कौन सी है, वह डेमोक्रेसी है इस समय। यानी कि डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का मतलब यहाँ पे जो भी प्रशासन चलता है। अब पहली बात है लोकतंत्र क्या है, तो अब्राहम लिंकन जी ने इस लोकतंत्र की परिभाषा दी थी कि जनता के लिए जनता द्वारा, जनता के लिए जनता का जनता द्वारा शासन, ये दिया था। यानी कि इस प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर संपूर्ण कार्य जो होते हैं, जिसको चुना गया है वह भी जनता में से होता है, जिसके लिए कार्य करेगा वो भी जनता के प्रति करेगा, और जिसके लिए काम करेगा, जिसकी वजह से काम करेगा, और जिनमें से चुना गया है वो सभी जनता से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। अब हमारे देश की जो सबसे महत्वपूर्ण खास बात, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, के संसार का सबसे बड़ा लिखा हुआ लिखित संविधान है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी हमने पहले ही ये बात करी कि 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। तो इस पूरे संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो कोई बिल्कुल छोटा संविधान तो हो नहीं सकता, काफी बड़ा संविधान है ये हमारा। और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े संविधान का जो श्रेय जाता है वो हमारे भारतीय देश को जाता है, भारत को जाता है। आगे द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन लॉ ऑफ द लैंड। अब संविधान क्या होता है, ये परिभाषा आपको इस लाइन से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि किसी भी देश के जो लिखित कानून हैं उनको ही संविधान कहा जाता है। इट डिफाइंस द पावर्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी सरकार के जो अंग हैं उनकी शक्तियों का वर्णन संविधान करता है। अब सरकार के अंग कौन से होते हैं, ये बात हमें देखनी है अच्छी तरह से कि सरकार के अंग कौन से होते हैं। अब सरकार शब्द जो है वो 3
मुख्य अंग होते हैं उसके, उनसे मिलकर के सरकार बनी होती है। तो वो 3 अंग कौन कौन से हैं तो देखें, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो ये 3 अंग कौन से हैं, तो सबसे पहले लेजिस्लेचर, विधायिका कहते हैं इसे, विधानमंडल कहते हैं, दूसरी एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, और तीसरी जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। ये 3 प्रमुख अंग जो होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। और एक चीज और कि यदि पार्लियामेंट के कोई अंग पूछे कि पार्लियामेंट के अंग कौन होते हैं, तो इसके भी 3 अंग होते हैं। सबसे पहले लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा प्रेसिडेंट। तो ये 3 अंग जो हैं वो पार्लियामेंट के हैं। लेकिन गवर्नमेंट के 3 अंगों के बारे में बात की जाए तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम, विधायिका शब्द जो बना है विधि शब्द से बना है, तो विधि का मतलब होता है कानून, यानी कि इस विधायिका का प्रमुख कार्य जो रहता है वो रहता है सिर्फ कानून निर्माण करने का, यानी कि कानून बनाए जाते हैं संसद के अंदर, और संसद में जो कानून बनाए जाते हैं तो उन संसद बनाने वाली पूरी कमेटी को लेजिस्लेचर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये स्टेट लेवल पर भी होती है और साथ में ये सेंट्रल लेवल पर भी होती है, ध्यान रखना है। तो कानून बनाने का जो कार्य करती है वो लेजिस्लेचर करती है। फिर बात है कि जो कानून बनाए गए हैं उनको क्रियान्वित कौन करेगा, उनको क्रियान्वित करवाने का कार्य कौन करेगा, उनको कार्यान्वयन कौन करवाएगा या उनको लागू कौन करवाएगा, तो वो कार्य करवाती है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का मेन काम ये रहता है कि विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनको फॉलो करवाने का कार्य एग्जीक्यूटिव करवाती है। लेकिन यदि किसी वजह से किसी व्यक्ति के द्वारा इन कानूनों को फॉलो नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो सरकार का तीसरा अंग है वह कार्य करना स्टार्ट करता है जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। तो ये सरकार का तीसरा अंग है जो इन सरकार के तीनों अंगों को पूर्ण करने का कार्य करता है। और यहाँ देखा जाए तो विधायिका और कार्यपालिका की तुलना में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रोल रहता है वह है न्यायपालिका का रहता है, क्योंकि न्यायपालिका ही वह सरकार का अंग है जो इन सारे के सारे कानूनों को फॉलो करवाने का कार्य करती है। और यदि कोई इन नियमों को पालन करने से मना करता है या इनका उल्लंघन करता है, इनका खंडन करता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसे सजा देने का भी प्रावधान न्यायपालिका के द्वारा रखा गया है। यानी कि न्यायपालिका ऐसे संविधान के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा प्रदान करती है, उसको इस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत उसे दंड देती है। अब यहाँ वापिस हम एक बार देख लेते हैं, देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड बहुत सी बातें अभी हम लोगों ने आपको बताई कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया, तो वो बी आर अम्बेडकर को कहा गया। दूसरी बात, कमिंग टू फोर्स, लागू कब हुआ, ये हुआ 26 जनवरी 1950। लेकिन एक डेट आपको अभी और भी बताई गई है कि 26 नवंबर 1949। याद रखें दोनों में डिफरेंस है क्या, कि पूरे देश के अंदर जो लागू हुआ वो इस तारीख को हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लेकिन यदि जो ये संविधान है स्वीकृत कब किया गया था, तो स्वीकृत करने की डेट थी 26 नवंबर 1949 को। और जब हमारे अब 26 नवंबर 1949 को पूरा बन करके तैयार हो गया था हमारे देश का संविधान, तो इस तारीख को संविधान दिवस के नाम से भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इसीलिए इसको बनने में इतना समय लगा, क्योंकि हमारे देश के जो विधिवेत्ता थे, सर्वश्रेष्ठ विधिवेत्ता थे उस समय बी आर अम्बेडकर, उन्होंने पूरे के समस्त दुनिया के जितने भी बड़े बड़े छोटे छोटे देश थे उन सभी देशों के संविधानों का अध्ययन अच्छे से करा, बारीकी से किया, और उसके बाद में जो भी महत्वपूर्ण बातें दूसरे देशों के अंदर जुड़ी हुई थी, खास बातें जुड़ी हुई थी, उनको हमारे भारतीय संविधान के अंदर समाविष्ट किया, जोड़ा उन्हें। तो इस वजह से 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टाइम लग गया हमारे देश के संविधान का निर्माण करने में। अब हम बात करते हैं कि जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय अपने एक्चुअल फॉर्म में उस समय उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 उसके अंदर शेड्यूल्स थी और 22 उसमें पार्ट्स थे। लेकिन एट प्रेजेंट में, वर्तमान में समय समय पर काफी इसके अंदर संशोधन हुए, अनुच्छेदों की संख्या बढ़ी, अनुसूचियों की संख्या बढ़ी, तो वर्तमान में 465 तो आर्टिकल्स है
अनुसूचियों की बात करें, शेड्यूल्स की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं और पार्ट्स की बात करें तो 22 भाग हैं। ये बात हमें ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है कि 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए। अभी आपको बताया गया कि जब हमारा देश के अंदर संविधान लागू किया गया था उस समय फंडामेंटल राइटों की जो संख्या थी वो 7 थी, 6 नहीं थी, 7 थी। लेकिन संविधान संशोधन किया गया 44वां, तो उस 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इस संपत्ति के अधिकार को, जो कि 7वां मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था हमारे देश के संविधान में, उसे हटा दिया गया, क्योंकि उसे एक कानूनी अधिकार माना गया बजाय मौलिक अधिकार होने के, तो उसे हटा दिया गया। उसके बाद बात आती है कि डेमोक्रेसी का प्रचलन हमारे देश में, क्योंकि संविधान पॉलिटिकल साइंस ये कहती है कि इतना बड़ा देश जिसके अंदर 1 अरब से ऊपर की जनसंख्या निवास करती है, वहां पर एक व्यक्ति पूरे देश के प्रशासन को अच्छे से नहीं चला सकता है। तो इसलिए इतने बड़ी जनसंख्याओं को रखने वाले देश के भीतर इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है उसी का अस्तित्व मौजूद हो सकता है। बाकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ किसी भी तरीके से काम नहीं कर सकती। एक व्यक्ति विशेष को यदि पूरे के पूरे देश का मुखिया नियुक्त कर दिया जाए तो शायद वह प्रशासन को बेहतर तरीके से नहीं चला सकता है। इसलिए ऐसा हमारे देश के भीतर डेमोक्रेसी का प्रचलन है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है सबसे बड़ी बात। इनडायरेक्ट का मतलब यही होता है कि एक व्यक्ति नहीं चलाता इसमें प्रशासन, बल्कि जनता की पूरी भागीदारी होती है पूरे प्रशासनिक कार्य को चलाने के लिए। अब डेमोक्रेसी के बाद में बात आती है कि द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे देश के भीतर, पूरे वर्ल्ड के भीतर जो हमारे भारतीय देश का संविधान है वह सबसे बड़ा संविधान है। क्योंकि क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग इसके अंदर शामिल है। इस वजह से देश का सबसे बड़ा संविधान है। आगे है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन लॉ ऑफ द लैंड, कि संविधान शब्द की परिभाषा क्या हो, कि संविधान किसे कहा जाए? तो किसी भी देश का जो नियमों को लिखित रूप है, किसी भी देश का नियमों का जो लिखित रूप है उसी को हम क्या कहें? संविधान कहें। यानी कि संविधान क्या चीज है? संविधान का मतलब है किसी भी देश के अंदर जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका जो लिखित रूप है उसी को संविधान कहें। क्योंकि बगैर नियम कानूनों के, बगैर संविधान के किसी भी देश का प्रशासन अच्छे से चल पाना किसी भी हाल में संभव नहीं है। इसलिए संविधान का निर्माण किया गया। इट डिफाइंस द पावर्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये तो संविधान की परिभाषा की, ये इस संविधान का महत्व है या कार्य बताया गया है, उद्देश्य बताया गया है कि क्या उद्देश्य होता है कि इट डिफाइंस द पावर्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कि यह सरकार के जो अंग होते हैं उनके शक्तियों का वर्णन करती है, उनको परिभाषित करती है। अब सरकार के अंग की बात की गई है तो सरकार के जो अंग हैं वो कौन से हैं? यानी कि किसी भी जगह का जो प्रशासन है वो कार्य कैसे करता है, कौन कौन से अंग होते हैं? तो उसमें 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। दोनों बातें अच्छे से समझ लें। पार्लियामेंट के यदि अंग पूछे जाए तो ये भी 3 है, लेकिन यदि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पूछा जाए तो ये भी 3 है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि यदि पार्लियामेंट के 3 अंग पूछेगा तो लोकसभा, प्रेसिडेंट और राज्यसभा, ये 3 होंगे। और यदि बात की जाए कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि यहाँ इस लेसन में बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार के अंग, तो इन सरकार के अंगों के अंदर 3 प्रमुख अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर सबसे पहला अंग सरकार का, इसका मेन काम रहता है, इसको विधानमंडल भी कहते हैं, विधायिका भी कहते हैं। इसका मेन काम जो है वो यही है कि यह सिर्फ देश के भीतर जो कानून हैं उनका निर्माण करती है। अब ये बात हमको ध्यान रखना है कि लेजिस्लेचर नाम की जो संस्था है वो स्टेट लेवल पर भी होती है और सेंट्रल लेवल पर भी होती है। तो विधानमंडल का या विधायिका का मेन काम रहता है किसी भी देश के लिए या किसी भी राज्य के लिए कानून का निर्माण करना। उसके बाद एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि जब लेजिस्लेचर अपना काम पूरा कर देती है, कानून बनाने का कार्य पूरा कर देती है, तो उसके बाद में एग्जीक्यूटिव का काम स्टार्ट होता है। यानी कि उन सारे नियमों को फॉलो करवाने का या उन सभी नियमों को लागू करने का जो कार्य करती है वो एग्जीक्यूटिव करती है। विधायिका ने कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव ने उनको क्रियान्वित करवाया। लेकिन यदि कोई किसी प्रकार के नियमों को फॉलो नहीं करता है या उल्लंघन करता है
तो ऐसी स्थिति में न्याय देने का या न्याय करने का जो कार्य है, सजा देने का जो कार्य है, वह कौन करेगा? वह करेगी न्यायपालिका। तो ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। ये तीनों के तीनों आपके गवर्नमेंट के अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। वापिस आप बोर्ड के ऊपर रिमाइंड कर सकते हैं, संविधान दिवस की कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि 1949 के दिन, 26 नवंबर 1949 के दिन इसे स्वीकृत किया गया। जब संविधान बन के तैयार हुआ तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 12 भाग थे, लेकिन वर्तमान में 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। उसके अलावा पार्लियामेंट के 3 अंग हमने बताया, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इसको जो बनने में टाइम लगा हमारे देश के संविधान को, वो लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का। उसके अलावा भारतीय संविधान का निर्माता, प्रमुख निर्माता कहा जाए या संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कहा जाए तो वो कौन थे? वो बी.आर. अम्बेडकर थे। ऐसा क्यों कि बी.आर. अम्बेडकर को ही चुना गया? क्योंकि उस समय भारत के भीतर जो सबसे बड़े विधिवेत्ता थे, कानून के जानकार थे, तो वे बी.आर. अम्बेडकर जी थे, इसलिए इनको अध्यक्ष चुना गया था। कि कम इनटू फोर्स हमारे देश का संविधान लागू कब हुआ? कुछ विशेष क्षेत्रों को छोड़कर, जैसा कि जम्मू कश्मीर के ऊपर हमारे देश का संविधान लागू नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो अनुच्छेद 370 है वो हमारे देश के संविधान को लागू होने में डिस्टरबेंस करता है, यानी कि उस राज्य का एक अलग से ही संविधान था। लेकिन वर्तमान में आप लोगों ने देखा 370 के दर्जे को जैसे ही खत्म करा तो उस राज्य के ऊपर भी हमारे देश का संविधान लागू होने लग गया। लेकिन संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। 370 नाम का जो अनुच्छेद था वो अलग दर्जा प्रदान करता था हमारे इस जम्मू कश्मीर राज्य को, यानी कि वहाँ के एक अलग से संविधान हुआ करता था। अब फंडामेंटल राइट्स कितने दिए गए थे? 7 दिए गए थे फंडामेंटल राइट्स, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया था, क्योंकि उसे एक कानूनी अधिकार माना गया था बजाय मौलिक अधिकार के। फिर डेमोक्रेसी का प्रचलन हमारे देश में, क्योंकि अब डेमोक्रेसी क्यों है, और डेमोक्रेसी में भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इतने बड़े देश के अंदर डायरेक्ट प्रशासन चला पाना या डायरेक्ट लोकतंत्र को लागू करवा पाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इस वजह से आगे देश का पूरे संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसके अलावा संविधान की परिभाषा बताई गई कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन लॉ ऑफ द लैंड, कि किसी भी देश का या किसी भी देश के अंदर जो लिखित कानून होते हैं उसी को अपन संविधान कहते हैं। आगे इट डिफाइंस द पावर्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब संविधान का मेन उद्देश्य क्या है, मेन कार्य क्या है? तो वो यही है कि यह सरकार के अंगों की शक्तियां जो होती हैं उनको परिभाषित करता है। और सरकार के अंग कौन से बताए? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि विधायिका का काम कानून बनाने का, विधि बनाने का। एग्जीक्यूटिव का काम उन कानूनों को फॉलो करवाने का या उनको लागू करने का, और यदि कोई उन नियमों का, कानूनों को फॉलो नहीं करता है तो उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को न्यायपालिका के द्वारा सजा दी जाती है। तो ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं। हमारे देश का संविधान निर्माण होने में समय आपको बताया 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और पार्लियामेंट के यदि अंगों के बारे में बात की जाए तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये 3 संस्था जो हैं ये तीनों मिलकर के पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगला जो इस लेसन से रिलेटेड वीडियो है वो आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।